Hello everyone. Today I am here with very important topic of the chapter equilibrium. The topic is Lee Chatler's principle. It is very important topic from examination point of view. So क्या है ली चैटलर प्रिंसिपल? आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ सारे फैक्टर्स को. So first of all, I'm going to tell the definition or the statement of Lee-Chatler principle. इसको हम बहुत इजी तरीके से करेंगे. अब देखो क्या है, मैं तुम्हें अगर एज अ एग्जाम्पल करवाऊं, ठीक है, जो फैक्टर्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, अगर मैं उन किसी फैक्टर में चेंज लेके आऊं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में so as to reduce the effect of that change. Clear? So what is the statement of Lee-Chatler principle? Lee-Chatler principle ये कहता है, if a system in equilibrium is subjected to a change in any of the factor that determine the equilibrium conditions of a system. कहते अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसमें हम कोई ना कोई फैक्टर को चेंज कर दे, तो इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उस इफेक्ट को हम कम कर सके या फिर कंपनसेट कर सके. क्लियर? दिस इज ली चैटलर प्रिंसिपल. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ली चैटलर प्रिंसिपल है क्या, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल के. कंसंट्रेशन मींस इक्विलिब्रियम कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. सबसे पहले हम कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं. सपोज अगर हम कंसंट्रेशन के चेंज में कोई ना कोई मींस कंसंट्रेशन में कोई ना कोई चेंज लेके आए, चाहे वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट्स. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे सबसे पहले हम, फिर हम किसकी बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की. क्लियर? सो थोड़ा सा लिटिल बिट तुम्हें डिफरेंट टॉपिक लगेगा एज इट इज न्यू टू यू. सो बट हमें याद करना है, कहते अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, क्लियर, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, यही होता है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में. अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन. तो क्या हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन. बट अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, देन बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं भाई, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके मेरे पास क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए. क्लियर? यही होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके मुझे प्रोडक्ट दे दे. सो इफ द कंसंट्रेशन of any of the reactant is increased, then equilibrium will shift in the forward reaction so that more and more products can be formed. Similarly वैसे ही अगर हम कहते कोई ना कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन क्या होगा, देन इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, खुद बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होगा. सो दैट हम प्रोडक्ट को यूज करके ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म कर सके. इससे तुम्हें दो पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, equilibrium shift in which direction, equilibrium always shift in forward direction. क्लियर? अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, देन इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. Clear? So with increase of the concentration of reactant, equilibrium will shift in forward reaction, and if concentration of product is increased, then equilibrium will shift in backward direction. Clear? So सबसे पहले हम एक theoretical example करेंगे, then we will go for a illustrative example which is given in NCERT. Clear? Hydrogen plus iodine forms HI.
इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मेरे पास रिएक्टेंट है और HI क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है। क्लियर। सपोज करते हैं हम कि ये रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम के ऊपर है। देन अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर है, देन ग्राफिकली देखो, हाइड्रोजन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, आयोडीन की कंसंट्रेशन और HI की कंसंट्रेशन, सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम एट टाइम t1। मैंने एडिशनली और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर दिया, देन उसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड, सो दैट ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन रिएक्ट करके मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दे, और हाइड्रोजन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की है वो डिक्रीज हो, आयोडीन की भी डिक्रीज होगी, बट HI की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, बट आफ्टर सम टाइम अगेन इक्विलिब्रियम विल कम। सो नाउ इक्विलिब्रियम रिप्लेनिश एट टाइम t2, मींस इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो क्या लिखेंगे हम, सपोज एट इक्विलिब्रियम अ लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड, then equilibrium will shift in the direction in which concentration of hydrogen is decreased, or you can say equilibrium will shift in forward direction. Then we will move to the experimental example, or you can say illustrative example. Suppose we are having the ferric ions and we are adding a thiocyanate to the ferric ions, then it will form a complex which is reddish brown in color. Clear. What is the color of ferric ion? Pale yellow, and the color of thiocyanate is colorless, and the complex formed is reddish brown. We can write the equilibrium constant. Equilibrium constant कैसे लिखते हैं, concentration of product upon concentration of reactant. Clear. So इसमें क्या होता है, experimental example क्या है, कहते हैं when potassium thiocyanate solution is added to ferric nitrate solutions, then a reddish brown color appears. Why reddish brown color appears? It appears due to the formation of a complex that is thiocyanate to iron. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के कारण क्या है, रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म हो जाता है. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर बिकम्स कांस्टेंट ड्यू टू द इक्विलिब्रियम. पहले उसका कलर कलरलेस है, बट धीरे धीरे उसका कलर क्या है, डार्क होना शुरू हो जाता है. उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम. क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम. सो अब इक्विलिब्रियम की बात कर ली, अब हम उस रिएक्शन में कोई चेंज लेके आएंगे. वो चेंज कैसे लेके आएंगे, अगर हम एडिशनली और पोटेशियम थायोसाइनेट उस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में ऐड कर दें तो क्या होगा. कहते जो सोल्यूशन है उसका कलर डार्क रेड हो जाएगा. क्यों, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम लेट आएगा ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, ली चैटलर्स प्रिंसिपल. सो हेंस वी कंक्लूड फ्रॉम दीज टू एग्जांपल दैट, क्या कंक्लूड करेंगे, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, and increase in the concentration of product will shift the equilibrium in backward direction. Are you clear with the effect of change of concentration? Now we will move to the effect of change of pressure. ठीक है, उससे पहले हम टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम को दोनों को हम इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे. क्लियर. सो 10th क्लास में सभी ने सुना है टू टर्म्स आर देयर, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्म का मतलब ऑलवेज हीट होता है. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. क्लियर. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होंगी, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, इसमें तो हीट एब्जॉर्ब होगी. क्लियर. बट एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगी, रिलीज होगी. सो दो पॉइंट जो तुम्हें इसमें लर्न करने हैं. अब इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो भी हो सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडो भी हो सकती है. इट वेरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन है. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन
equilibrium will shift in endothermic reaction. If there is a decrease in temperature, then equilibrium will shift in exothermic reaction. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हम और ज्यादा हीट दे रहे हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा ना जिसमें ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, बात को लॉजिकली समझो ना, सोच के देखो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब मैंने ज्यादा हीट दे दी, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट दी है वो यूज भी तो होनी चाहिए। कौन सी रिएक्शन में होगी? एंडोथर्मिक में होगी। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड अगर टेम्परेचर कम कर दे, ठीक है, एक्सोथर्मिक में तो और रिलीज होती है, ठीक है, टेम्परेचर कम कर दिया हमें तो और हीट चाहिए, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में हीट रिलीज होगी, मींस एक्सोथर्मिक। सो सबसे पहले हम हैबर्स प्रोसेस की बात करेंगे। इसमें नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया। जब अमोनिया फॉर्म होता है, दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। बट जब अमोनिया से बैक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ एक्सोथर्मिक एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना अमोनिया से, दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहते इफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, देन बैकवर्ड डायरेक्शन इज ऑब्वियसली क्या होगी? एंडोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। अगर फॉरवर्ड एंडो हो तो बैकवर्ड एक्सो ही होगी। सो अब हम क्या करते हैं? लेट्स डिस्कस विद द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सो दैट हम इस इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर को इजिली समझ सके। अब हमारे पास एक गैस है दैट इज NO2। हमें पता है NO2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है और N2O4 का कलरलेस। ठीक है, NO2 और N2O4 में इक्विलिब्रियम है। जब NO2 से N2O4 बनता है, दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है? एक्सो। ठीक है, तो बैकवर्ड क्या होगी? एंडोथर्मिक। क्लियर? बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या है? फॉरवर्ड में क्या है? हीट रिलीज हो रही है, बैकवर्ड में हमें हीट एब्जॉर्ब चाहिए। तो हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मींस फॉर्मेशन ऑफ NO2 विल बी देयर। If we will decrease the temperature, equilibrium will shift in exothermic reaction, that is formation of N2O4 will take place. इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कहते हैं place NO2 in two test tube। हम NO2 गैस को दो टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम कहाँ रखेंगे? प्लेस दीज टेस्ट ट्यूब्स इन बीकर 2 so that the intensity of brown color is almost equal। दोनों की ब्राउन कलर की इंटेंसिटी इक्वल होगी। एक टेस्ट ट्यूब को बर्फ में रख देंगे, एक को हॉट वाटर में रख देंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो फर्स्ट बीकर होगा जिसमें टेम्परेचर कम है, मींस डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसकी जो कलर इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। वेयर एज इन बीकर 3 इंटेंसिटी ऑफ कलर स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यहाँ पे कौन सी है? बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्या बन रहा है? NO2। NO2 का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। सो उसका जो कलर इंटेंसिटी है उसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सो एट लो टेम्परेचर N2O4 is favored and intensity of color decreases, but at higher temperature NO2 is favored and the intensity of color increases. So this is about effect of change of temperature. We have completed concentration, temperature. Now we will move to pressure. Very easy topic is here. Pressure और volume को दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में गैसेस हैं,
ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 कुछ भी है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं, प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, वॉल्यूम कम हो गया, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल तो उतने ही है। अब उतने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कम थे, यहाँ पे काउंट करके देखो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब हमने इस चेंज को कंपनसेट करना है। हाउ वी कैन कंपनसेट दिस चेंज? सो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चेंज होगा, इसमें भी हम फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन टू रिएक्शन। इसमें हम गैसियस मोल के बारे में देखेंगे क्योंकि प्रेशर गैसेस के कारण होगा। क्लियर? सो इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर प्रेजेंट एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम हो गया then it will shift the equilibrium in which direction, which leads to large number of gaseous moles. Clear है? So effect of change of pressure, increase in pressure shift the equilibrium in which direction, which have less number of gaseous moles, and decrease in pressure shift the equilibrium which have large number of gaseous moles, and वॉल्यूम इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ही है, वाइस वर्सा ही है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा देन उस केस में हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, तो सेम रिजल्ट आएंगे। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर? सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम डिक्रीजेस, as a result there will be more number of molecule per unit volume. So to undo this effect, equilibrium will shift in that direction which have less number of gaseous moles. For this we will do one example, उससे हमारा सारा टॉपिक क्लियर होगा। फिर सपोज करो मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड है, वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, देन इट फॉर्म्स मीथेन एंड वाटर। सबसे पहले तुम्हें गैसियस मोल्स काउंट करनी है बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑल आर इन द गैसियस फॉर्म। क्लियर? तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 3। कार्बन मोनोक्साइड के कितने मोल्स हैं? 1। 1 + 3 कितने मोल्स हो गए? 4। क्लियर? हेयर मीथेन के कितने मोल्स हैं? 1। वाटर के भी कितने मोल्स हैं? 1। 1 + 1 कितने मोल्स हो गए मेरे पास प्रोडक्ट साइड? 2 मोल्स। सो ली चार्टलर प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करें, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम in that direction which have less number of molecules, or you can say which have less number of gaseous moles। और किस डायरेक्शन में कम मोल्स हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें then equilibrium will shift in that direction which leads to more number of gaseous moles, it means backward direction में क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। क्लियर है? और वॉल्यूम इसके बिल्कुल ऑपोजिट आंसर आएगा। सिमिलरली डिक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, अगर प्रेशर कम वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विच हैव लेस नंबर ऑफ गैसियस moles, and increase in volume shift the equilibrium in the direction which have large number of gaseous moles. Clear? Next आ गया हमारे पास effect of catalyst. Catalyst does not show any effect on equilibrium in any direction. कहते जो कैटलिस्ट है वो कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता इक्विलिब्रियम के ऊपर, कोई भी डायरेक्शन के ऊपर। बट अगर हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है बट हम बाहर से क्या है इनर्ट गैस को ऐड कर दे, फिर क्या होगा? अगर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं बट वॉल्यूम के ऊपर कोई चेंज नहीं है तो इक्विलिब्रियम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन विच देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? क्योंकि क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है बट गैस तो ऐड कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम क्या है ऐड कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वेयर इन विच देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द
gases. So these are the 6 factors which affect the equilibrium. अगर उनमें हम कोई चेंज लेके आते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो नाउ क्या कहाँ पे अप्लाई होता है भाई ली चैटलर प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल इज dissolution of अमोनियम क्लोराइड इन वाटर. अमोनियम क्लोराइड को पानी में ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है. तो इट मीन्स वो जो बिकर है वो ठंडा हो जाता है. इट स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग हीट. इट मीन्स जब वो डिसॉल्व होगा देन वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक. क्या होगी, एंडोथर्मिक. सो कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा से ज्यादा आयंस मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. सो यहाँ पे भी क्या अप्लाई होता है, ली चैटलर प्रिंसिपल. So solubility increases if you will increase the temperature. Why? Because with increase of temperature, equilibrium will shift in endothermic direction. Same is the case of NaOH. जब NaOH के pellets को पानी में dissolve करते हैं, then it will start releasing heat. That type of reaction is exothermic. फिर अगर temperature increase करेंगे भाई, वो तो पहले ही हीट को रिलीज कर रहा था, फिर और करना शुरू कर देगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सॉल्युबिलिटी क्या होगी, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, मींस बैकवर्ड में जाएगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑफ सॉलिड ऑफ गैसेस इन लिक्विड. अब हमें पता ही है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन इट विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. Decrease in pressure will decrease the solubility of gases in liquid. Example is carbonated drinks. So with this we have completed part A of equilibrium, that is chemical equilibrium. So you can watch all the previous lectures so that you can complete part A equilibrium. In the next video, we will start with the ionic equilibrium. In that, some numerical portion is there. So I will explain each and every numerical in detail. Clear?